हेलो क्यूरियस माइंड्स, यह है मॉडर्न टाइम्स के दो सबसे बड़े और भारी उड़ने वाले परिंदे। इनसे बड़ा आपको एक भी उड़ने वाला परिंदा नहीं मिलेगा। जो है वो सिर्फ दौड़ सकते हैं एंड ये बाय द वे साइंटिफिकली प्रूवन भी है। लेकिन व्हाट यू माइट नॉट नो इज कि अर्थ की हिस्ट्री में एक ऐसा क्रिएचर रह चुका है बाय द नेम ऑफ क्विट्ज़लकोटलिस जो इनके मुकाबले इतना बड़ा था और इनसे एटलीस्ट 11 गुना भारी था। मतलब ज़राफ़े जितना लंबा और भालू जितना भारी। ये परिंदा आसमान में उड़ सकता था, लेकिन आज की तारीख में हमें बताया जाता है कि इनसे बड़े बर्ड्स उड़ ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड वेट। सो तब से लेकर आज तक ऐसे क्या चेंजेस हुए कि साइज में बड़े परिंदे उड़ ही नहीं पाते। एंड ऊपर से लाइक आई सेड, ये जानवर अर्थ पर अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला क्रिएचर था जो डायनासोर्स के टाइम पर आसमान को डोमिनेट किया करता था। और इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 66 मिलियन सालों पहले एक मीटियोर क्रैश में ये ख़त्म हो गए। बट देन इन्हीं साइंसदानों के हिसाब से मॉडर्न बर्ड्स ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर्स लाइक वेलोसिरैप्टर्स से इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ज़मीनी डायनासोर्स बच गए और उड़ने वाले डायनासोर्स जो इस सब से दूर जा सकते थे वो मारे गए और पूरे तरीके से ख़त्म हो गए? कैसे लैंड डायनासोर्स से आज के मॉडर्न बर्ड्स बने और फ्लाइंग डायनासोर्स की पूरी नस्ल ही ख़त्म हो गई? इसके अलावा अगर आप स्मार्ट हो तो आपको एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा होगा। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आमतौर पर एनिमल्स ऐसे फीचर्स इवॉल्व करते हैं जो इस स्पीशी के सर्वाइवल के लिए फ़ायदेमंद हो। अब ऐसे में इतने भारी जिस्म के साथ उड़ना तो इस स्पीशी के लिए तो लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, राइट? अगर इसे अपने शिकारी से बचना था तो ये अपने टाइम के बाकी डायनासोर्स जैसे ट्राइसेरैप्टर्स या सोरोपॉड्स जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस इवॉल्व कर सकता था। सो इन सब को छोड़कर एवोल्यूशन ने इसमें उड़ने वाला रास्ता ही क्यों चुना? और क्या यही एवोल्यूशन फिर जाकर बना इसके एक्सटिंक्ट होने की वजह? इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल साल 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कुछ जियोलॉजिस्ट्स टेक्सास के बिग बेंड नेशनल पार्क में डायनासोरियन फॉसिल की खोज कर रहे थे। स्पेसिफिकली ये नेशनल पार्क इसीलिए क्योंकि यहाँ आए दिन डायनासोर्स के फॉसिल मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से इसे बड़े बड़े हर्बीवरस और कॉर्निवरस डायनासोर्स को ढूंढने का एक हॉटस्पॉट माना जाता है। अब इस जगह जब उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की तब उन्हें अलग अलग डायनासोर्स के 100 से भी ज़्यादा हड्डियाँ मिली। लेकिन इस प्रोजेक्ट के एंड में उन्हें एक ऐसा फॉसिल मिला जिसने इनके डायनासोर्स की अंडरस्टैंडिंग को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असल में जब वो रिसर्चर्स का ग्रुप वहाँ पर खुदाई कर रहा था तब उस ग्रुप के एक जियोलॉजी स्टूडेंट डॉगलस लॉसन को एक फ्रिस्बी जितने बड़े रिस्ट बोन की हड्डी मिली। इसे देखकर उन्होंने इसके आसपास खोदना शुरू कर दिया और उन्हें फिर कई सारी हड्डियाँ मिली जो इस बोन से जुड़ रही थी। लेकिन आखिर ये जानवर क्या था? इसे समझने के लिए वो हड्डियों को यूनिवर्सिटी लेकर गए। यूनिवर्सिटी जाकर जब उन्होंने हड्डियों को जोड़कर इस जानवर को कंप्यूटर पर रिकॉन्स्ट्रक्ट किया तब उन्हें अपने आप पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये रिस्ट बोन किसी आम से डायनासोर की रिस्ट बोन नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे डायनासोर की रिस्ट बोन थी जिसके हाथों का शेप एक चमगादड़ के पंखों जैसा था। लेकिन ये चमगादड़ अपेरेंटली साइज में इतना बड़ा था जो अपने पंखों के नीचे एक पूरी पीली स्कूल बस को छुपा ले। और अगर इसके वजन की बात करें वो एक फुल साइज भालू जितना भारी था। यानी कि अगर ये सारे फाइंडिंग्स सही थे तो डॉगलस को जो फॉसिल मिला था वो अब तक के सबसे बड़े फ्लाइंग एनिमल का फॉसिल था, जिसे उन्होंने फिर नाम दिया क्विट्ज़लकोटलिस नॉर्थरोपी। बट होल्ड ऑन, क्या आपने इनके रिजल्ट्स में एक प्रॉब्लम नोटिस की? इतना भारी होने के बावजूद भी डॉगलस के मुताबिक ये उड़ सकता था। आखिर कैसे भाई? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ज़मीन का सबसे बड़ा उड़ने वाला परिंदा इस डायनासोर से साइज में 4 गुना छोटा और वजन में करीब 10 गुना हल्का है। और इससे बड़े बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एग्जैक्टली अपने वजन की ही वजह से उड़ नहीं सकते। तो क्या क्विट्ज़लकोटलिस अपने भारी जिस्म के साथ उड़ भी सकता था? ये सवाल काफ़ी सारे साइंसदानों को उलझा रहा था और इसीलिए उन्होंने इस डायनासोर पर अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू की। अब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इस डायनासोर का फॉसिल अगले ऑलमोस्ट 17 सालों के लिए बस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। अनटिल 1984 साल 1984 में
जैसे ही हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, सभी साइंटिस्ट अपनी तरफ से इस क्वुएट्ज़लकोट्लिस की मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए। इनमें से एक एविएशन इंजीनियर पॉल मैक्रीडी ने क्वुएट्ज़लकोट्लिस उड़ता है या नहीं इसे प्रूव करने के लिए एक मॉडल भी बनाया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पैलियोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और एरोडायनामिक्स जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया और फिर इन एक्सपर्ट्स की मदद से क्वुएट्ज़लकोट्लिस का एक पूरा फॉसिल बनाया और फिर इसके साइज और वजन का ज्यादा एक्यूरेट अंदाजा लगाकर कुछ इस तरह का एक मॉडल बनाया और इसे टेस्ट किया। अब इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो कुछ ऐसे थे जो सभी के कॉमन सेंस को चैलेंज कर रहे थे। दरअसल उन्होंने देखा हर एक उड़ने वाले क्रिएचर में, और फिर चाहे वो एक कीड़ा हो या फिर एक परिंदा, इनमें एक लंबा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें उड़ते वक्त स्टेबिलिटी देता है। यही वजह है कि हमारे मॉडर्न एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में भी आपको ऐसे पीछे स्टेबलाइजर्स दिखेंगे, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर इस क्रिएचर में तो था ही नहीं। अब ऐसे में इन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि इनकी खुद की फ्लाइंग को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, और इसीलिए ऐसे अगर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग वाले डाटा को कंप्यूटर मॉडल में फीड किया जाएगा तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। सो क्यों ना एक काम किया जाए अभी ही, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा लाइव रिमोट कंट्रोल क्वुएट्ज़लकोट्लिस बनाया। अब इस रिमोट कंट्रोल मॉडल पर किए एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि मॉडल सिर्फ तभी उड़ सकता था जब इसका सर फ्लाइट में ऐसे साइडवेज मूव करके स्टेबिलिटी दे, यानी कि बेसिकली आइडियली जो उड़ने वाले क्रिएचर्स में पूंछ जो काम करता है ना, वो क्वुएट्ज़लकोट्लिस के केस में पोटेंशियली उसका गर्दन करता था। अब इस मॉडल से पोटेंशियली एक बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब बारी आई दूसरे बड़े प्रॉब्लम की, जो उन्होंने इस फर्स्ट प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते वक्त आइडेंटिफाई किया था। दरअसल जब पॉल का स्मॉल साइज्ड मॉडल उड़ने में सक्सेसफुल हुआ और उन्हें श्योरिटी मिली कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स वाले क्रिएचर्स भी उड़ सकते हैं, तो ऐसे क्रिएचर्स किस लिमिट तक बड़े होकर हवा में उड़ सकते हैं, इसे वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्वुएट्ज़लकोट्लिस का एक इंसान जितना भारी एक नया वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल बनाया। इसमें उसकी हड्डियों के लिए उन्होंने स्टील से भी मजबूत कार्बन फाइबर का यूज़ किया और उसके पंखों की जगह पर एक रबड़ जितनी पतली चादर ली गई, और फाइनली पॉल ने इस पर सर लगाकर उसे टेस्ट किया। बेसिकली उन्होंने इसे एक ट्रॉली पर फिट किया और जैसे ही ट्रॉली ने उसे एक तेज़ मोमेंटम दिया, वो ऐसे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लग गया। यानी कि इस टेस्ट के बाद पॉल को अंदाज़ा लग गया था कि अगर एक इंसान जितना भारी मॉडल जो ऑलरेडी करंट बर्ड की लिमिट से ज़्यादा भारी था वो उड़ सकता था, तो क्वुएट्ज़लकोट्लिस भी उड़ सकता ही होगा। जस्ट दैट देयर वाज स्टिल अ प्रॉब्लम। एक पैलियोंटोलॉजिस्ट केविन पैडियन ने पॉल के इस मॉडल में एक लूप होल निकाला, जिस लूप होल को पॉल को शायद पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था। बट एनीवे, केविन के मुताबिक पॉल से दो गलतियां हुई थीं। पहली, पॉल ने अपने इंसानों जितने भारी हाफ साइज मॉडल की मदद से यह डायरेक्टली एक्स्ट्रापोलेट कर दिया कि भालू जितना भारी क्वुएट्ज़लकोट्लिस भी उड़ सकता था, जबकि एक इंसान और भालू के वजन में 150 किलो का फर्क होता है, तो इतना जल्दी जंपिंग द गन्स नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, उन्होंने अपने मॉडल को किसी प्लेन की तरह व्हील्स वाली ट्रॉली से लॉन्च किया था, जबकि कोई भी क्रिएचर उड़ सकता है या नहीं उसके लिए वो लॉन्च कैसे होता है, यानी कि टेक ऑफ कैसे करता है, ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उन्होंने नोटिस किया कि इसके पैर काफ़ी छोटे थे, तो इसके पंख ज़मीन को टच करते थे। ऐसे में अगर वो उड़ने के लिए अपने विंग्स खोलता तो वो अपने मुंह के बल गिरता। तो ऐसे में ही स्टार्टेड थिंकिंग रियली हार्ड। उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ वो इनिशियल उछाल के लिए पैरों पर नहीं बल्कि लॉन्चिंग की टेक्निक पर डिपेंडेंट हो, और इसीलिए उन्होंने क्वुएट्ज़लकोट्लिस के कंप्यूटर मॉडल को अलग अलग जंपिंग टेक्निक्स के जरिए एक उछाल देने की कोशिश की, एंड फाइनली एक टेक्निक काम कर गई। उन्होंने देखा कि अगर क्वुएट्ज़लकोट्लिस इस तरह से लिफ्ट ऑफ करेगा तो यस इट कुड इंडीड फ्लाई। बट यहाँ पर आप देख सकते हो इतने बड़े जिस्म के साथ उड़ना कितना इम्प्रैक्टिकल था, क्योंकि यहाँ पर इस स्पीशी को सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि टेक्निक भी इवॉल्व करनी पड़ी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने भारी होकर भी और इतनी मुशक्कत करके इस स्पीशी ने अपने आप को उड़ने के लिए इवॉल्व ही क्यों किया? वेल, इसे समझने के लिए हमें 240 मिलियन साल पीछे जाना होगा, जब ये क्रिएचर जंगलों में उड़ा नहीं बल्कि दौड़ा करते थे।
दरअसल साइंसदानों को लगता है कि आज से 240 मिलियन साल पहले ऐसे चूहे जितने छोटे रेप्टाइल से क्विट्ज़लकोटलस इनिशियली इवॉल्व हुए थे, क्योंकि जब नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड के रिसर्चर डेविड फोफा ने इनके फॉसिल्स के सीटी स्कैन्स लिए, तब उन्हें पता चला कि इसका अपर जॉ और थाई बोन उड़ने वाले डायनासोर से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अब इसका मतलब समझ रहे हो? 2 पैरों पर दौड़कर इंसेक्ट्स खाने वाले रेप्टाइल से उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे। लेकिन ये ज़मीनी रेप्टाइल्स उड़ने वाले डायनासोर्स में एग्जैक्टली कैसे इवॉल्व हुए, इसका जवाब आज तक भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, क्योंकि साइंसदानों को इनके और उड़ने वाले डायनासोर्स के बीच के एनिमल्स का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला है। बट फिर भी साइंसदानों के पास इनके एवोल्यूशन को लेकर एक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक ये रेप्टाइल्स शिकारियों से बचने के लिए दरख्तों में रहने लगे। वहां पर वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर कूदकर इंसेक्ट्स खाते थे। इस पॉइंट पर एवोल्यूशन के नजरिए से इनके पास एक ऐसा पतला मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होना ज्यादा यूजफुल था, क्योंकि इससे वो आसानी से दरख्तों के बीच ग्लाइड कर सकते थे। यानी कि अगर वो ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन इवॉल्व कर लेते तो एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से वो फूड चेन में एक हायर हायरार्की पर पहुंच जाते। एंड दिस इज जस्ट हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। वो किसी भी स्पीशी में ऐसा ही रास्ता चुनता है जो स्पीशी को करंट कंडीशन से ज़्यादा एडवांटेजियस एक हायर पीक पर लेकर जाए, और इसीलिए चूहे जितने छोटे ये दौड़ने वाले रेप्टाइल्स ऐसे ग्लाइड करने वाले रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। लेकिन इनके मेम्ब्रेन्स में अब भी एक प्रॉब्लम थी। इस मेम्ब्रेन के जरिए वो ग्लाइड करके सिर्फ छोटे छोटे डिस्टेंसेस ही कवर कर सकते थे, लेकिन अगर किसी भी तरह ये हवा में उड़ पाते तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें बाकी स्पीशीज़ में ज़्यादा खाना बटोरने का एडवांटेज मिलता। और साथ ही वो एक ऐसा टाइम था जब बर्ड्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। सो काश किसी तरह अगर ये उड़ पाते तो आसमान में इन्हें चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। इनफैक्ट वहाँ पर ये अपने शिकारियों से भी बच पाते। सो इन ऑल केसेस इन ग्लाइडिंग रेप्टाइल्स के लिए उड़ना वाज अ विन विन सिचुएशन, और इसी वजह से उनमें से कुछ ने अपनी बोन्स को खोखला किया और अपनी मेम्ब्रेन्स को पंखों में इवॉल्व किया। और इन्हीं चेंजेस के चलते 120 मिलियन साल पहले इन रेप्टाइल्स से ऐसे छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए। अब क्योंकि आसमान में इनका कोई कंपटीशन नहीं था, ये धीरे धीरे करके साइज में बड़े होने लगे। एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसा आ गया कि शिकार से शिकारी में ही बदल गए। दिस इज हाउ क्विट्ज़लकोटलस जैसे बड़े उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए। एक क्रिएचर कितना बड़ा होगा और किस में इवॉल्व होगा ये उसके खुद के जिस्म पर नहीं, बल्कि उस टाइम बाकी जानवर क्या कर रहे थे, नेचर और इन्वायरमेंट कैसा था, इस पर डिपेंडेंट था। और इसीलिए इतने भारी होने के बावजूद भी क्विट्ज़लकोटलस उड़ने के लिए इवॉल्व हुए। भले ही ये उनके लिए भी एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट था, बट स्टिल दैट वाज गिविंग देम सर्वाइवल बेनिफिट्स, और इसी वजह से अपने टाइम में वो एवोल्यूशन के पीक पर थे। बट हैविंग सेड दैट, नाउ जस्ट वेट एंड थिंक, अगर वो एवोल्यूशन के पीक पर थे तो सडनली ऐसे कैसे हो गया कि इनमें से एक भी नहीं बचा? क्यों आज वेलोसिरैप्टर जैसे लैंड क्रिएचर्स के जीन्स हमें आज परिंदों में मिलते हैं, लेकिन जो उड़ सकते थे उनके जीन्स हमें मिलते ही नहीं हैं? अब कई लोग इसका एक सिली आंसर देते हैं कि 66 मिलियन साल पहले वो बाकी डायनासोर्स के साथ मारे गए। एंड इवन आपको भी शायद ऐसा लगता होगा। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट रिकैप कि 66 मिलियन साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस टाइम चिक्सुलब एस्ट्रॉयड के ज़मीन पर गिरने की वजह से पूरी ज़मीन पर हर जगह तबाही का मंजर था। जगह जगह अर्थक्वेक्स और फ्लड्स आ रहे थे, जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर्स पर। येट साइंटिफिक अमेरिकन की एक रिसर्च के मुताबिक सभी बर्ड्स ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर से इवॉल्व हुए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चिक्सुलब के बाद भी कुछ ज़मीनी डायनासोर जिंदा बच गए थे, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तभी तो आगे जाकर बर्ड्स में इवॉल्व होंगे ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब एस्ट्रॉयड टकराया वहाँ पर ज़मीन के कुछ डायनासोर्स बच गए, लेकिन क्विट्ज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स जो उस सब से आराम से दूर जा सकते थे वो मारे गए। सो लेट मी आस्क यू अगेन, इन उड़ने वाले डायनासोर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? वेल, वीडियो पास करके अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करो और मैं आपको एक वाइडली एक्सेप्टेड आर्गूमेंट बताता हूँ। सो उड़ने वाले डायनासोर्स इसीलिए मरे क्योंकि चिक्सुलब ज़मीन पर गिरा था। असल में उसके ज़मीन पर गिरने की वजह से ज़मीन तपने लगी और उसके अंदर मौजूद गर्म लावा वोल्केनिक एरप्शंस के रूप में बाहर आने लगा। इसके चलते पूरी ज़मीन पर वोल्केनों से निकले सल्फर जैसे जहरीली गैसेस फैल गए
और इनसे बचने के लिए जमीन पर रहने वाले कुछ डायनासोर्स पानी में कूद गए, लेकिन क्वॉटज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स पानी में नहीं कूद सकते थे क्योंकि इनकी बॉडी उड़ने के लिए डिज़ाइन थी, तैरने के लिए नहीं। और जैसे कि हमने देखा ये साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और इसीलिए वो वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे डायनासोर्स की तरह कहीं जल्दी से शेल्टर नहीं ले पाए। इनफैक्ट यही वजह है कि हमें किसी भी बड़े डायनासोर के जीन्स करंट एनिमल्स में नहीं मिलते। यानी कि एक तरह से चिक्सुलब एस्टेरॉयड प्योरली एक ऐसा फिल्टर था जिसने सभी बड़े जानवरों को ज़मीन से फिल्टर आउट कर दिया। बिसाइड्स आप देख सकते हो कि चिक्सुलब एक्सटिंक्शन से जो भी क्रिएचर्स बचे लाइक टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इवन डायनासोर्स लाइक वेलोसिरैप्टर्स, ये सभी साइज में छोटे थे। क्योंकि छोटे होने का एडवांटेज ये होता है कि वो बड़े क्रिएचर्स के कंपैरिजन में कम रिसोर्सेज में ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनसे वो ज़्यादा तेज़ी से अपने नंबर्स को बढ़ा सकते थे और एवोल्यूशन ने उस टाइम में इस खूबी को सपोर्ट किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम कह रहे हैं कि क्वॉटज़लकोटलस एपेक्स प्रेडेटर थे, जबकि बाय दैट टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन और भी कई उड़ने वाले क्रिएचर्स इवॉल्व हो चुके थे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है उनका जो फ्लाइंग स्ट्रक्चर था वो एक एवोल्यूशनरी मार्वल था। सो आखिर क्या वजह है कि जब मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व हो रहे थे तब वेलोसिरैप्टर जैसे क्रिएचर्स ने क्वॉटज़लकोटलस का स्ट्रक्चर नहीं अपनाया? क्यों उन्होंने क्वॉटज़लकोटलस से एकदम ही अलग फ्लाइंग स्ट्रक्चर डेवलप किए? अब इस पर मेरा आर्गूमेंट ये है कि शायद क्वॉटज़लकोटलस के टाइम में वो खुद पहला नॉन इंसेक्ट क्रिएचर था जो उड़ सकता था और इसीलिए वो एवोल्यूशनरी मार्वल होने के बावजूद भी ज़्यादा देर तक टिका नहीं। क्योंकि देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो फाइटर प्लेन्स थे वो इतने कैपेबल थे कि उन्होंने लिटरली वॉर्स जिताए। लेकिन मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज वो इस वक्त कैपेबल थे और उस वक्त के एपेक्स प्लेन्स थे, क्या इसीलिए आज के मॉडर्न प्लेन्स उसी सेम डिज़ाइन पर बनाएंगे हम? ऑब्वियसली नॉट, राइट? क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर करते करते अब समझ गए हैं कि इससे भी बेहतर डिज़ाइंस बन सकते हैं। आई थिंक यही हुआ क्वॉटज़लकोटलस के साथ भी। क्वॉटज़लकोटलस इज दैट ओल्ड वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन। आज के मॉडर्न बर्ड्स हैं मॉडर्न फाइटर जेट्स और एवोल्यूशन है वो जज जिसने मॉडर्न बर्ड्स में वो एक्स फैक्टर नोटिस किया। एंड दिस इज़ वाई आज हमें इन जैसे क्रिएचर्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन सोचो, अगर एवोल्यूशन ने ऐसे जॉइंट्स जैसे क्वॉटज़लकोटलस को ख़त्म करके आज के मॉडर्न बर्ड्स क्रिएट किए, तो क्या इंसान भी एक दिन अपनी लिमिट्स क्रॉस करके कुछ ऐसा बना सकता है जो आज हमें नामुमकिन लग रहा है? लाइक इमेजिन दिस, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइवल के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएं जहां हमारा एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करेगा नॉट ऑन अर्थ बट ऑन द स्टार्स देमसेल्व्स। और यही वो आइडिया है जो डायसन स्फीयर के कॉन्सेप्ट को इतना फैसिनेटिंग बना देता है। क्योंकि जस्ट लाइक एवोल्यूशन ने बर्ड्स को स्काइज कॉन्कर करने का चांस दिया, डायसन स्फीयर है वो क्रेजी फ्यूचरिस्टिक आइडिया जो ह्यूमंस को पूरे सोलर सिस्टम पर डोमिनेंस दे सकता है। सो द रियल क्वेश्चन इज, क्या हम भी एक दिन क्वॉटज़लकोटलस की तरह डिसअपीयर हो जाएंगे या फिर हम डायसन स्फीयर बनाकर स्टार्स को अपने कंट्रोल में ले लेंगे? क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड सी हाउ ह्यूमंस माइट वन डे हार्नेस द पावर ऑफ एन एंटायर यूनिवर्स। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।